हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक तोमर। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा विश्व और साथ में भारत भी कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे कारोबार ठप हुए हैं, व्यापार ठप हुआ है और कहीं ना कहीं हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो एक तरफ से पूरी तरह कृषि पर आधारित हो गई है। ऐसी स्थिति में जब कोरोना वायरस से निपटने के लिए हम वैक्सीन तैयार कर रहे हैं और उसी दौर में एक बहुत बड़ी आफत भारत में फिर आ जाती है। और ये आफत क्या है? इस आफत का सीधा सीधा संबंध होता है किसानों से, कृषि अर्थव्यवस्था से। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए कीट है जिसका नाम है टिड्डियां। टिड्डियां मतलब लोकस्ट। इसमें इतने ज्यादा संख्या में रहने वाले कीट हैं जो बहुत कम समय में बहुत बड़े एरिए को, बहुत बड़े क्षेत्रफल को, बहुत बड़ी फसल को एक साथ सफाया कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब ये स्थिति भारत के सामने आई, हालांकि आज से लगभग 27 साल पहले भी ये समस्या आई थी और भारत के कुछ जो राज्य से प्रभावित हुए थे, तो ऐसी स्थिति में क्या इसको रोका जा सकता था? क्या इस पर पूरा कार्य नहीं किया गया? या इसके साथ कौन कौन सी खामियां हैं? या ये टिड्डियां पैदा क्यों हो रही हैं, इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही हैं? तो दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो टिड्डियां बढ़ती हैं उनमें बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है असंतुलित जलवायु। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, अचानक बहुत तेज बारिश हो जाती है, अब जलवायु का जो एक तरीके से सिस्टम पूरा गड़बड़ा जाता है, तो वो टिड्डियों के लिए बहुत ही अनुकूल समय होता है। ऐसी स्थिति में उनका ब्रीडिंग बहुत ज्यादा होती है, वो फलती फूलती खूब है, और जब वो फलती फूलती खूब है तो इसका सीधा सीधा किसानों की अर्थव्यवस्था पर आता है। तो देखिए, आते हैं आज हम इसी टॉपिक पर। आपको 3 चीजें याद रखनी है। जैसे कोरोना वायरस के लिए आपने WHO को याद रखा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोरोना से संबंधित कोई भी वार्निंग दे रहा था, ठीक उसी प्रकार आपको FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एंड LWO, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन या टिड्डी चेतावनी संगठन, इनको आपको याद करना होगा। ऐसी स्थिति में चलिए हम शुरू करते हैं। हमें अचानक खबर मिलती है कि पाकिस्तान की तरफ से टिड्डियों का बहुत बड़ा दल आ रहा है, और इस दल की एक खासियत है, ये दल 8-8, 10-10 किलोमीटर लंबे होते हैं और ये एक दूसरे के पीछे चलते हैं। अर्थात जैसे जैसे चलते रहते हैं, ऐसी ऐसी फसलों का सफाया होता रहता है। कौन कौन सी फसल इससे ज्यादा नुकसान होता है, किन किन फसलों को ज्यादा नुकसान हुआ है, या इनसे भारत में कौन कौन सी नुकसान हुए हैं और या इनका रोकथाम कैसे की जा सकती है, आज हम इसी पर अध्ययन करते हैं। तो देखिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश के दर्जनों जिले, लगभग 12 जिलों में 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसल तबाह करने के बाद टिड्डियों का दल का जो खतरा स्टार्ट हुआ, वो इसके बाद शुरू होता है। यूपी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब, हरियाणा, ये खतरे में आ जाते हैं। और अचानक खतरे में आने के लिए जिन राज्यों के मैं नाम ले रहा हूं, एक तरीके से ये भारत को खाद्यान्न देते हैं और भारत का पेट भरते हैं। और यहाँ पर बहुत ज्यादा खाद्यान्न होता है। अगर 1 वर्ष के लिए भी इनका सफाया हो जाए तो खाद्य संकट खड़ा हो जाएगा और साथ साथ में देश में आपातकाल की स्थिति बन जाएगी। तो सवाल ये है कि पहले टिड्डियां कहां पनपी? देखिए, टिड्डियां अफ्रीका महाद्वीप के देशों में पनपती थी पहले, इनके ब्रीडिंग सेंटर हुआ करते थे। और अगर मैं उसकी बात करूं तो जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है उससे जो जुड़ा हुआ एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप सऊदी अरब पड़ता है, सऊदी अरब के बाद ईरान पड़ता है, ईरान के बाद पाकिस्तान पड़ता है, अफगानिस्तान पड़ता है, तब इंडिया आता है। तो वहां से आने के लिए इन्हें बहुत समय लगता था। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वहां से ये आ नहीं पाती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से क्या हुआ है अचानक कि सऊदी अरब, जो इनका मुख्य रूप से मुख्य केंद्र माना जाता है, उसकी तरफ से ये आई हैं और इन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो सीमावर्ती एरिया है वहां पर अपने ब्रीडिंग सेंटर बना लिए हैं, और जहां पर वो आसानी से भारत के राज्य राजस्थान के बाद MP और गुजरात में आसानी से प्रवेश कर जाती हैं। तो एक खतरा मंडरा गया। अब जब ये खतरा मंडराया तो सबसे बड़ी समस्या क्या आई? क्या इस खतरे को रोका जा सकता था? तो कृषि वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि अगर ईरान और पाकिस्तान और भारत तीनों मिलकर एक साझा प्रयास करते और वहीं कीटनाशकों को छिड़काव कर दिया जाता रेगिस्तान में, तो इनका वहीं से सफाया हो जाता। और तीनों देशों ने साझा ऑपरेशन चलाने की बात की।
ईरान ने भी इस बात को अनसुना कर दिया, पाकिस्तान ने भी इस बात को अनसुना कर दिया और फिर भारत भी इससे अछूता ना रहा। ऐसी स्थिति में टिड्डियां प्रवेश कर गईं, यानी कि हमने एक खतरे को और जानबूझकर बढ़ा लिया। जानबूझकर कहिए कि ये ऐसे कहिए कि हमने खतरे को इतना ज्यादा बढ़ा लिया कि वो खतरा कम हो सकता था, वहीं पर समाप्त हो सकता था, लेकिन वहां ऐसा नहीं किया गया। जब इनका प्रवेश कर दिया गया तो इनकी वजह से कहां का प्रॉब्लम आई देखिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर ब्रीडिंग सेंटर बनने से भारत पर खतरा बढ़ गया है। और इसमें एक बात समझने की है, भारत और पाकिस्तान और ईरान तीनों ने मिलकर क्या किया, साझा ऑपरेशन की बात की, लेकिन बात हल पर नहीं पहुंची और ऑपरेशन चलने से पहले ही खत्म हो गया और टिड्डियों को पनपने का मौका मिल गया। जैसे कोरोना वायरस को अगर इंटरनेशनल अड्डों पर ही रोक दिया जाता तो ये कोरोना वायरस भारत में ना पनपता, समय रहते हुए ये मौका अगर ये भुनाया जाता। लेकिन ठीक उसी प्रकार टिड्डियां भी पनप गई। क्यों पनप गई? ईरान, पाकिस्तान और भारत ने साझा ऑपरेशन नहीं चलाया। अब सवाल ये आता, भारत में कौन कौन सी फसलें ऐसी हैं जो टिड्डियों से बहुत ज्यादा नुकसान में आती हैं? देखिए, गन्ना, आम, सरसों, अरंडी, सौंफ, जीरा, कपास, आलू, गेहूं, रतनजोत, इनको काफी मात्रा में टिड्डियों से नुकसान होता है। अब सवाल है कि जब इनको खत्म करा जा सकता था लेकिन नहीं कर पाए ऐसा, तो इसके लिए हमने फिर अपनी बहुत सारी फसल एक तरीके से खराब करवा ली। अब सवाल यह है, एक तो टिड्डियां पनपी और टिड्डियां पनपी तो टिड्डियों की संख्या बढ़ी और जब संख्या बढ़ी तो एक बढ़ती आबादी इनका खतरा बनी। हालांकि भारत में बढ़ती आबादी तो इंसानों की भी है, वो भी एक खतरा बनी हुई है, लेकिन यहाँ टिड्डियों की ज्यादा खतरा पैदा कर रही है। देखिए, कृषि विशेषज्ञ क्या कहते हैं कि जो टिड्डियां होती हैं जब वो चलती हैं तो वो एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं और जब गंध छोड़ती है तो पिछले वाला जो दल होता है, पिछली वाली जो टिड्डियां होती हैं, उस गंध को सूंघ के पीछे चलता है और जब उस गंध को सूंघ के चलता है तो इनके 8-8, 10-10 किलोमीटर लंबे दल बन जाते हैं। और सवाल यह है कि जिससे कि इनकी गंध से दल बनते हैं, हजारों किलोमीटर का सफर चलता रहता है। और कुछ दिन पहले राजस्थान व एमपी में जब टिड्डियों ने प्रवेश किया तो 8 से 10 किलोमीटर लंबे दल पाए गए। अब ये दल पाए गए, आप सोच सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर इन पर अब छिड़काव किया जाता, जैसे कि नई नई तकनीक है, ड्रोन तकनीक है, या अगर हम हवाई जहाज से या अपने मतलब कुछ ऐसा छिड़काव कर पाते कि मर जाती। लेकिन अब सवाल क्या आ गया था, ये काम रेगिस्तान में हो सकता था, लेकिन अगर अब करा जाता तो फसल भी बर्बाद होती। तो ऐसी स्थिति में समस्या बढ़ गई। तो देखिए, ये प्राय अरबों की संख्या में रेगिस्तान में पैदा होती हैं और गर्म जलवायु इन्हें उड़ने में ऊर्जा देती है। देखिए, पैदा कहाँ होती है? रेगिस्तान में। और जितनी भी गर्मी ज्यादा पड़ेगी उतनी ज्यादा इनको ऊर्जा मिलेगी, उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। अब इनका जो सिस्टम है, प्रजनन क्षमता देखिए इनकी, एक टिड्डी एक बार में 90 से 150 अंडे देती है और 5 महीने इसका जीवन काल है और 30 से 40 दिन में जो अंडा होता है वो भी नया अंडा पैदा करने के लिए सक्षम हो जाता है और 10 से 15 किलोमीटर की रफ्तार से ये उड़ती है। यानी कि इनकी रफ्तार देखिए, इनकी ब्रीडिंग सिस्टम या आपका प्रजनन क्षमता देखिए, जो पूरी तरह से खतरनाक है। अब आजकल क्या माना जा रहा है? सऊदी अरब को टिड्डियों का मुख्य केंद्र माना जा रहा है। अब क्यों माना जा रहा? क्योंकि असंतुलित जलवायु, जब असंतुलित जलवायु आती है तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इस असंतुलित जलवायु की वजह से इनकी संख्या में 400 गुना बढ़ोतरी हुई है। LWO लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन दे रही है, यानी कि जो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है वो टिड्डी चेतावनी संगठन बता रहा है कि भाई आप समय समय पर ऐसा करिए, आप इसको वहां खत्म करिए। वो टाइम से वो दे रहा है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन समय रहते हुए चेतावनी दे रही है, लेकिन सरकारें काम नहीं कर पा रही। अब सवाल यह है कि क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में से पर्पज आते हैं। देखिए, अफ्रीका के बहुत सारे देश जिनमें आपातकाल भी लागू हो चुका है खाद्य सुरक्षा की वजह से, टिड्डियों की वजह से। अफ्रीका का सोमालिया, इथोपिया, केन्या, इरिट्रिया, जिबूती, तंजानिया, युगांडा, ये बहुत सारे देश ऐसे हैं जो टिड्डियों के अटैक से त्रस्त हैं और पाकिस्तान और सोमालिया में तो आपात भी कई बार घोषित हो चुके हैं इनकी वजह से। अब सवाल ये आता है, अब इनकी रोकथाम कैसे की जाए। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि जब हमारे देश में लॉकडाउन मतलब शुरू हुआ
तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई थाली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। लोगों ने थालियां बजाई, कुछ ने दीपक भी जलाए, कुछ ने बहुत सारी चीजें, दूसरे ढोल भी बजाए। लेकिन ढोल बजाने से कोरोना नहीं भागता, थाली बजाने से कोरोना नहीं भागता। वो एक अलग बात है कि भाई हमें उस समय मोटिवेशन मिला, लोग घरों में बंद थे। लेकिन हाँ, थाली बजाने से, ढोल बजाने से, तरह तरह की आवाज निकालने से टिड्डियां जरूर भागती हैं। तो एक तरीके से देखिए रोकथाम कैसे करी जा सकती है इसकी, कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकता है। और ये बात याद रखें आप, कीटनाशक का छिड़काव कहां होना चाहिए? वो रेगिस्तान में होना चाहिए, जिससे फसलों को नुकसान ना हो। थाली बजाई जाए, ड्रम बजाए जाए, ढोल बजाए जाए, ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। और एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, भाई कौन सा कीटनाशक ऐसा है जिसका छिड़काव किया जाए? तो देखिए यहाँ क्लोरोपाइरीफॉस, इसको बहुत अच्छी तरह याद करिए इसे, क्लोरोपाइरीफॉस ये कीटनाशक है जो इसमें काम आएगा। एक तो क्लोरोपाइरीफॉस इंपॉर्टेंट है, एक FA इंपॉर्टेंट है, एक LWO बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनका ब्रीडिंग सेंटर कहां हुआ करता था? भारत में कौन कौन से राज्य हैं जो इनसे ज्यादा प्रभावित हैं? भारत में कौन कौन सी फसल है जो इनसे ज्यादा प्रभावित है? और अब लास्ट में एक खुशखबरी ये है, इंग्लैंड से 60 मशीनों की बात हुई है आने की, जिससे उन मशीनों की मदद से भारत में घुसते ही, राजस्थान की तरफ से जैसे घुसती हैं वहीं घुसते ही इनको मार दिया जाएगा। इन मशीनों की वजह से कुछ 15 मशीनें आ चुकी थी और 60 मशीनें आने वाली हैं, तो इस टिड्डियों को रोका जा सकता है। तो दोस्तों ये एक नया टॉपिक था हमने जो लिया टिड्डियों के ऊपर, थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसके बारे में, एक कीटनाशक याद कर लीजिए। एक दो क्वेश्चन इसमें करंट और जीके में जरूर पूछा जाएगा सभी एग्जाम में। अगर टॉपिक में कुछ नया लगा हो तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।